हम लोग फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर में हमें ये 5 चीज़ें कवर करनी है। और बारी-बारी अगर कवर करते हैं कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल मार्केट, तो हम यहाँ देखेंगे कि ये एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर बॉट एंड सोल्ड। मतलब कि ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को खरीदा या बेचा जा सकता है। इन जनरल अगर हम मार्केट के बारे में देखते हैं कि मार्केट क्या है, तो मार्केट में वहाँ जहाँ प्रोडक्ट्स खरीदा और बेचा जाता है। जैसे कि पेन को हम जाते हैं खरीदने, या पेपर खरीदने जाते हैं, या बुक्स या चेयर, कुछ भी हम अगर खरीदने जाते हैं इन जनरल, तो वो मार्केट होता है। बट फाइनेंशियल मार्केट जहाँ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रेड किया जाता है, खरीदा या बेचा जाता है। अब हम देखेंगे कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है क्या। तो मनी यहाँ जहाँ पैसों को खरीदा और बेचा जाए, तो बोलेंगे हम कि पैसे को कैसे हम खरीद सकते हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं, हमें अमेरिका जाना है, और अमेरिका में अगर हम कुछ भी सामान अगर परचेज करना चाहेंगे, तो हमारा आईएनआर जो है वो वहाँ पे वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हम अपनी करेंसी को देंगे तो वो बोलेंगे कि नहीं, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो क्या चलेगा वहाँ भाई? तो वहाँ यूएसडी चलता है। तो वहाँ हमें क्या करना पड़ेगा कि एक्सचेंज कराना पड़ेगा उसे। हम अपना रुपया देंगे, वो हमें यूएसडी देंगे, और फिर हम खरीद और बेच सकते हैं। तो इसलिए वहाँ पे क्या ट्रेडिंग हुई? तो वहाँ पे मनी की ट्रेडिंग हुई। सेम कमोडिटीज़ की भी ट्रेडिंग होती है इसमें। जैसे कि हम आ, गेहूँ, चावल या और भी कई सारे कमोडिटीज़ अगर हमको फ्यूचर में ख़रीदना है, तो उसकी भी वहाँ पे ट्रेडिंग होती है। बट वो अंडरलाइंग वैल्यू होता है, ठीक है, कि उसमें कोट कर दिया जाता है कि इतने वैल्यू का हमें सामान चाहिए इन फ्यूचर में। और क्या ट्रेडिंग होती है? फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग होती है। यानी कि कई सारे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ क्या है कि कुछ ऐसा पेपर या कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट जो सिक्योरिटी ले। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे बॉन्ड हो गया, या फिर हम इक्विटी भी बोल सकते हैं, या और भी कई सारी चीज़ें हैं। डेरिवेटिव्स का ट्रेड होता है, फॉरेन एक्सचेंज का ट्रेड होता है। तो जहाँ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का ट्रेड हो, हम उसको फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। अब हम नेक्स्ट कवर करेंगे एवोल्यूशन के बारे में, कि एवोल्यूशन का आखिर मतलब क्या है, कि ये मार्केट इवॉल्व कैसे हुआ, ये मार्केट मतलब मार्केट को सपोर्ट किसने किया, कैसे ये बढ़ा आगे। तो हम अगर एक बार देखेंगे कि टिल 90s में, मतलब 90s के टाइम में, 1990 हम इसको समझते हैं, कि टिल 90s में क्या हो रहा था कि कई सारा रिस्ट्रिक्शन हुआ करता था ये फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर, ट्रांजैक्शंस के ऊपर। एग्जांपल के तौर पे रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्लोज और ट्रांजैक्शन। मतलब कि उस टाइम लॉज हमारे लिबरल नहीं थे। लॉ लॉज हमारे लिबरल नहीं थे, कई सारे रेस्ट्रिक्शंस थे, तो जिसकी वजह से जो ट्रांजैक्शंस का फ्लो था वो रिस्ट्रिक्टेड था। मतलब कि फॉरेन इन्वेस्टर अगर डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहे इंडिया में, तो वो इतना आसानी से इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे जितना कि आज है। कई सारे लॉ में चेंजेस किए गए, इकोनॉमी को लिबरलाइज किया गया, मतलब चीज़ों में सहूलियत लाई गई। बैरियर्स टू एंट्री पे, उससे पहले क्या था कि कई सारी चीज़ों में बैरियर्स था, हर चीज़ में रेस्ट्रिक्शंस था। कि फॉर एग्जांपल टेलीकॉम में लोग मान लेते हैं कि बाहर वालों का 10% ही इन्वेस्ट कर सकते थे। फिर इसको रिफॉर्म करके लाया गया कि नहीं, अब 49% लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह का रिफॉर्म लाया कि इस सेक्टर में अब बाहर वाले 49% इन्वेस्ट कर सकते हैं, या कई कई सारों इंडस्ट्री में ये दिया गया कि 100% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो। तो इससे क्या हुआ कि अब बाहर का जो पैसा है इंडिया में बहुत आसानी से आने लगा, क्योंकि अब फ्री फ्लो है, फ्री फ्लो इकोनॉमी है, कि अब कोई भी कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है। मान लेते हैं किसी को टाटा का शेयर खरीदना है, किसी को आईआरसीटीसी का शेयर खरीदना है, या कोई गवर्नमेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है,
और पहले रिस्ट्रिक्शन हुआ करता था कि बस इतने परसेंट ही हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट आज के टाइम में बहुत सारे में 100% कर दिया गया है, बहुत सारे में 49% कर दिया है। 49 इसलिए किया गया है क्योंकि उनका ओनरशिप ना हो जाए, 100% कंट्रोल ना हो जाए, इसलिए 49 रखा गया है, और जो मेजोरिटी 51 रखी गई है क्योंकि वो 51 वालों का कंट्रोल हो। पहले और क्या था कि लो लिक्विडिटी थी और हाई ट्रांजैक्शनल कॉस्ट था। पहले कई सारे बैरियर्स थे कि एक तो लॉज अच्छे नहीं थे, प्लस में इंटरनेट हमारे पास अच्छी नहीं थी, हर लोगों के पास इंटरनेट नहीं थे। और इसकी कमी की वजह से क्या हो रहा था कि लोगों के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं था। बीच में जो मिडल मैन या ब्रोकर होता है वो जो भी कह रहा था हम लोग ब्लाइंडली उसे मान रहे थे। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आज आईआरसीटी आईआरसीटीसी का स्टॉक अगर 1,000 रुपये है, तो ये सबको पता है कि हाँ भाई 1,000 रुपये है, क्योंकि आज हमारे पास इंफॉर्मेशन फ्लो बहुत अच्छे से हो रहा है। बहुत सारा ऐप है जो हमें फ्री में बताता है कि हाँ भाई ये इसका स्टॉक कितने में है। बट पहले ब्रोकर होता था, वो हमें बताता था कि हाँ आज 1,200 रुपये है या 1,100 रुपये है, तो हमें ब्लाइंडली ट्रस्ट करना पड़ता था उसे। तो इस वजह से क्या हो रहा था कि लो लिक्विडिटी थी, लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं था, तो वो हर हर कोई ब्रोकर पे ट्रस्ट नहीं करता था, और मार्केट में लिक्विडिटी कम थी। लिक्विडिटी मतलब कि अगर किसी को अपना प्रोडक्ट बेचना है और तुरंत उसे कैश मिल जाए, तो उसको हम लिक्विड कहते हैं कि कितना लिक्विड मार्केट है, कि अभी बेचना चाहे अभी बिक जाएगा, बट अगर ये नहीं बिक पा रहा है तो मार्केट लिक्विड नहीं है। तो पहले बहुत लिक्विडिटी में इशू था, शेयर खरीद के बैठे रहो, लोग 10-10 साल वेट भी करते थे कि कब ये बिकेगा कब ये बिकेगा, क्योंकि लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं थी। बट आज जो है मार्केट ओपन है, आप खरीदो बेचो, उसमें कोई भी इशू नहीं आती है। और ट्रांजेक्शनल कॉस्ट भी था कि ब्रोकर बहुत हाई चार्ज करते थे, बट आज जो है कुछ पैसों में हम मतलब कुछ पैसा दे के एज अ ब्रोकरेज फी हम शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। तो कई सारे पॉलिसीज में चेंज करके हम देखेंगे कि इतने सारे पॉइंट्स का अचीवमेंट हुआ, मतलब कि फाइनेंशियल मार्केट में सुधार लाया गया इन सब चीज़ों में अमेंडमेंट करके, इन सब चीज़ों में बदलाव लाके। तो सबसे पहले देखेंगे कि फ्री प्राइसिंग ऑफ ऑल फाइनेंशियल एसेट, मतलब कि अब ऐसा नहीं है कि वो ब्रोकर बोल रहा है 50 रुपये, वो ब्रोकर बोल रहा है 125 रुपये। अब जो है यूनिफॉर्मिटी ला दी गई है। अब है कि भाई हर ब्रोकर को वही प्राइस रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के पास अब इंफॉर्मेशन है, वो अब झूठी बातों पे बिलीव नहीं कर सकते। दूसरा हम देखेंगे कि रिलैक्सेशन ऑफ क्वांटिटीज। अब क्वांटिटीज में रिलैक्सेशन दिया गया है धीरे धीरे, जैसे पब्लिक के डिमांड के हिसाब से, कि पब्लिक आखिर चाहती क्या है, इन्वेस्टर चाहते क्या है, तो क्वांटिटीज में चेंजेस लाए गए कि हाँ डिनोमिनेटर चेंज किया गया कि 50 में करना है ट्रेड या 100 में करना है या 500 में ट्रेड करना है, ऐसा। तो लोगों के प्रेफरेंस, इन्वेस्टर्स के प्रेफरेंस के हिसाब से क्वांटिटीज के नॉर्म्स में भी रिलैक्सेशन लाया गया। रिमूवल ऑफ बैरियर्स टू एंट्री, के बैरियर्स मतलब बाधा, के जो पहले बैरियर्स आता था कि चाइना वाले यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर सकते, या यूरोप वाले इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ये कंपनी इन्वेस्ट नहीं कर सकती, या इंडिविजुअल का पार्टिसिपेशन इतना होता है, तो इन सब चीज़ों में चेंजेस लाए गए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया गया। अब जो भी फॉरेन कंपनीज हैं या फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो अब आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अभी इंडिया वाले भी हम लोग फॉरेन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इवन आप देख सकते हैं कि हम फॉरेन का स्टॉक्स भी बाई कर सकते हैं, वहाँ का बॉन्ड भी बाई कर सकते हैं, वहाँ की करेंसी भी बाई कर सकते हैं, वहाँ के क्रिप्टो में, जो कि अभी बहुत ही पॉपुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। लोग वहाँ लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। डी पॉइंट में देखेंगे कि न्यू मेथड ऑफ इशुएंस ऑफ सिक्योरिटी। अब क्या हुआ कि नए नए तरीके को लाया गया कि सिक्योरिटी इशू होगा। सिक्योरिटी मतलब कि ये जो भी है, बॉन्ड है, शेयर है, या जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, अगर उसको न्यूली लाना है मार्केट में, तो उसको लाने का तरीका चेंज किया गया।
कि हाँ भाई, पब्लिक को जिस तरह कन्वीनियंट हो, इन्वेस्टर को जिस तरह कन्वीनियंट हो, हम उस तरह से अलाउ करते हैं कि हाँ, उसे ऑनलाइन लाया गया, ब्रोकरेज फैसिलिटी में सहूलियत दी गई, कई सारे इंटरमीडियरीज को लाया गया कि जैसे मर्चेंट बैंकर हैं या इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, अगर उनसे लाना है तो वो बीच में आ जाएंगे। तो पार्टिसिपेशन को अच्छा किया गया ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आसानी से पहुंच पाए। इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे लोगों का प्रेफरेंस बढ़ा, लोगों की ज़रूरत पड़ी कि हाँ भाई, किसी को चाहिए 4% रिटर्न, किसी को चाहिए 12%, किसी को 50%, किसी को 100%, तो हर कुछ देखते हुए इसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट भी लाया गया। किसी को रिस्क बचाना है, एग्जाम्पल के तौर पे कोई अगर फार्मर है और उसको लगता है कि जून में मेरा गेहूं जो है वो फसल अ, अगर कोई फार्मर है और उसको लगता है कि पता नहीं शायद इस बार बाढ़ आ जाए, ठीक है, तो वो अपने जो क्रॉप्स को है सेव करना चाहता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है कि हाँ भाई, जून में हम अपने प्रोडक्ट्स को इतने में इतने दाम में बेचेंगे। तो ये पहले से एग्रीमेंट होती है कि हाँ भाई, कोई इंश्योरेंस करवा ले रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ले रहा है। तो ये सब सब क्यों हो पा रहा है? ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो पा रहा है कि हाँ, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, इंश्योरेंस है हमारे पास, ये डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पास, तभी तो हम ये सब चीज़ें बचा पा रहे हैं या अच्छा रिटर्न ले पा रहे हैं। इम्प्रूवमेंट इन ट्रेडिंग, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। तो इन चीज़ों में भी इम्प्रूवमेंट किया गया कि ट्रेडिंग में कैसे इम्प्रूवमेंट किया गया। तो पहले क्या है कि ब्रोकर के पास हम जाते थे और फिर उससे कुछ खरीदते थे, वो जो भी बोलता था ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे। बट अब क्या हो गया कि अब हमारे पास ऐप आ गया, अब इंटरनेट आ गया हमारे पास। हम कई सारा वेबसाइट डायरेक्ट ब्राउज करते हैं, कई सारे ऐप से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं और डायरेक्ट ट्रेड करते हैं। हमें मिडल मैन की ज़रूरत नहीं है। मिडल मैन यहाँ पे एप्लीकेशन ही होता है जिन्होंने डेवलप किया है। तो हम ऐप पे इंफॉर्मेशन लेते हैं और अच्छा लगता है तो हम ट्रेड करते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं। क्लियरिंग में कैसे सेटल हुआ? तो ट्रेड लाइफ साइकिल को हम अगर पढ़ेंगे तो ट्रेड एग्जीक्यूट होता है तो फिर क्लियरिंग में जाता है। क्लियरिंग में क्या होता है कि वो मैचिंग होता है कि हाँ भाई, किसी ने 100 क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस किया और कोई 100 क्वांटिटी बेचना चाहता है, तो उनकी मैचिंग हुई कि हाँ भाई, प्राइस डिटेल और भी कई इन्फॉर्मेशन की, ब्रोकर कौन है, कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, बायर सेलर का इन्फॉर्मेशन, तो उन सब चीज़ों को क्लियर किया जाता है। तो ये सब फास्ट किया गया है, मतलब कि ऐसा ऐसा कोडिंग उसमें किया गया है कि अब बहुत आराम से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और वो सेटलमेंट में चला जाता है। सेटलमेंट मतलब फाइनल सेटल हो जाता है कि बायर का क्वांटिटी सेलर के पास चला गया है और सेलर का जो पैसा है वो बायर के पास आ गया है, ऐसा। मतलब मनी का ट्रांसफ़र और क्वांटिटी का ट्रांसफ़र जो फाइनल हो जाए तो वो सेटलमेंट होता है। तो सेटलमेंट में इम्प्रूवमेंट आई कि अब जो है, पहले T+3 सेटलमेंट होता था, मतलब आज ट्रेड करो तो 3 दिन के बाद वो क्वांटिटी आपको मिलेगी और प्लस में 3 दिन तक वेट करना पड़ेगा हमें पैसा लेने के लिए। बट आज सेटलमेंट इतना फास्ट हो गया है कि T+0 में भी सेटलमेंट हो रहा है, मतलब अभी ट्रेड करो और अभी के अभी पैसा आपको मिल जाएगा और प्लस में अभी के अभी क्वांटिटी ट्रांसफ़र हो जाएगी। इम्प्रूवमेंट इन इंफॉर्मेशन फ्लोज के इंफॉर्मेशन मेन, अभी दुनिया जो है इंफॉर्मेशन से ही रन कर रही है। आपके पास जिस तरह का इंफॉर्मेशन है, आप उस तरह से स्ट्रेटजी बना सकते हो। तो इसमें क्या हुआ कि इम्प्रूवमेंट किया गया है, कई सारे इंटरनेट का सोर्स लाया गया, एप्लीकेशन लाया गया, वेबसाइट लाया गया ताकि लोग अवेयर रहें, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, लोगों के बीच में फ्रॉड होता है या कंपनियां लूटती हैं, तो क्यों? क्योंकि हम अवेयर नहीं हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम एडवर्टाइज करती है कि अपना मोबाइल पिन मत दो किसी से ओटीपी शेयर मत करो, किसी को ये मत करो। औरतों के बारे में, बच्चों के बारे में कई सारी चीज़ें अवेयर करती हैं, डिवोर्स का क्या लॉ है, रूल है। तो अगर लोग इंफॉर्मेटिव रहेंगे, अवेयर रहेंगे, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो इसी तरह ये मार्केट है
कि मार्केट का इंफॉर्मेशन बहुत आसानी से लोगों तक पहुंच जाता है और लोग अवेयर हैं इस बारे में, और जिसकी वजह से इसमें देखा जाता है कि इम्प्रूवमेंट हुआ। ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर, अब क्या है कि ये सब जो जो रेगुलेटर होता है, जैसे स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर सेबी होता है, इंश्योरेंस का आईआरडीए होता है, ठीक है, बैंकों का रेगुलेटर आरबीआई होता है। तो रेगुलेटर्स जितने भी होते हैं, रेगुलेटर मतलब कंट्रोल करने वाला बॉडी, वो कंट्रोल करने वाला बॉडी जो है सभी इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशन को कहता है कि भाई जो चीज़ें भी ट्रेड हो रही हैं, जो भी सिक्योरिटीज ट्रेड हो रही है, वो पब्लिक के सामने बिल्कुल रखिए आप, कि कितने में खरीदी जा रही है, कितने में बेची जा रही है, क्या क्वांटिटी आज ट्रेड हुई। तो इस इंफॉर्मेशन से लोग अवेयर होते हैं और उन्हें पता चलता है कि हाँ भाई, ये इन्फोसिस का शेयर है तो 1500 में मिल रहा है। ये अगर ये इंफॉर्मेशन पब्लिकली नहीं होती तो लोगों को पता नहीं चलता कि हाँ 1500 में है या 1600 में है। तो ट्रांसपेरेंसी मतलब ट्रांसपेरेंट रखो, सब कुछ दिखाओ, और डिस्क्लोजर मतलब कि वो दिखाने का नॉर्म, तो ये नॉर्म लाया गया। तो एवोल्यूशन इस तरह से आया कि टिल 90s में, 90s तक में क्या क्या प्रॉब्लम थी और 90s के बाद क्या क्या मार्केट में सुधार आया। तो ये ए से एच तक पॉइंट ये कवर करता है। तो 1 और 2 कवर हो गया। अब हम तीसरा पढ़ेंगे, सेगमेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे सेगमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो सेगमेंट के अंदर में आप देखिएगा कि क्या क्या होता है। क्रेडिट मार्केट, मनी मार्केट, डेट मार्केट, एफएक्स, डेरिवेटिव्स, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस मार्केट, म्यूचुअल फंड मार्केट। मतलब बुकिश लैंग्वेज में अगर देखें तो इतने सारे मार्केट के कॉम्बिनेशन को सेगमेंट कहेंगे, यानी कि ये हिस्सा है फाइनेंशियल मार्केट का। कि क्रेडिट का अलग मार्केट होता है, मनी मार्केट का अलग मार्केट होता है, डेट का अलग मार्केट होता है, कैपिटल मार्केट का अलग, इंश्योरेंस का अलग, म्यूचुअल फंड का अलग। तो बारी बारी थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू समझेंगे, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो वो डिटेल में हमें पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहले हम क्रेडिट मार्केट को देखेंगे, जिसके अंदर में ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। ऑर्गेनाइज मतलब कि जिनके पास लॉज होते हैं, लॉ कानून होता है, रूल्स होता है, रेगुलेशन होता है, कोई कंट्रोलिंग बॉडी होता है, जैसे कि बैंक है, एनबीएफसी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये लोग कंट्रोल्ड वे में चलता है, इनके पास रूल रेगुलेशन होता है। ये आ, इनको पता होता है कि कैसे रन करना है, किस तरह हमें पैसे देने हैं बोरोवर को, किस तरह उनसे लेने हैं, पेमेंट किस तरह होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है। ऐसा ही नहीं कि किसी से भी 50% या 100% चार्ज कर दिया। तो ये होता है ऑर्गेनाइज्ड में। तो ऑर्गेनाइज्ड के अंदर में हम देखेंगे बैंक, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अनऑर्गेनाइज्ड के अंदर में क्या आ रहा है कि मनी लेंडर, इंडिजिनस बैंकर्स एंड सेलर। तो अनऑर्गेनाइज्ड में क्या हो गया कि ये ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं चल रहा है, ये मतलब मन मर्जी के चलता है। जैसे कि कोई लेंडर है, नॉर्मल आदमी है, कोई साहूकार है, मतलब कि वो लोन देता है, पता चल गया कि वो आदमी हमें लोन देता है, तो हम वहाँ पे जाते हैं और देखते हैं कि ये भाई हमें लोन दे रहा है। तो कैसे दे रहा है, तो अगर ज़रूरत पड़ी है हमें बहुत ज़्यादा तो वो 20%, 25%, कहीं कहीं पे 100% चार्ज करता है हमें। तो वहाँ पे वो आरबीआई के या जो रेगुलेटरी बॉडीज है उनके बताए हुए तरीके पे नहीं चलता है। दूसरा जो हिस्सा होता है सेगमेंट का, वो मनी मार्केट का होता है। मनी मार्केट हम सिंपल टर्म में समझेंगे कि ये शॉर्ट टर्म डिमांड एंड सप्लाई जो फंड का होता है। अगर किसी को पैसे की ज़रूरत है तो यहाँ पे मेनली फोकस्ड होता है वो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। उनको अगर पैसों की ज़रूरत है शॉर्ट टर्म में, मतलब कि एक दिन से लेके एक साल तक, एक दिन से लेके 365 दिन बोल सकते हैं, या एक साल तक अगर जिनको पैसों की ज़रूरत होती है, तो यहाँ मनी मार्केट रोल प्ले करता है। यानी कि फंड का डिमांड और सप्लाई, हम डिमांड इतना करते हैं और उतना सप्लाई होता है। आप इसको और देख सकते हैं कि क्या यहाँ पे होता है कि फैसिलिटेट दी कंडक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो तौर तरीका है उसको फैसिलिटेट करता है, प्रमोट करता है। कैसे प्रमोट करता है, जैसे कि आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी बना रखी है कि हाँ भाई इसमें रेट्स क्या हो सकते हैं, रेपो रेट्स क्या हो सकते हैं, और बैंक कितने रेट पे दे सकता है, कितने रेट पे बोरो कर सकता है,
आरबीआई से या दूसरे इंस्टीट्यूशंस को कितने में दे सकता है। तो ये सारे रेट्स का सेटअप, शॉर्ट टर्म मनी का सप्लाई, जैसे कॉल मनी हम देखते हैं कि एक दिन के लिए फंड का ट्रांसफ़र, या टर्म मनी बोलते हैं, या जितने भी शॉर्ट टर्म मनी का डिमांड और सप्लाई होगा वो आपका मनी मार्केट में कवर होता है। हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ये सब टाइप्स हैं इसके, कि कॉल मनी उसके अंदर में आता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आता है, ट्रेजरी बिल्स आता है, रेपो, बैंकर्स एक्सेप्टेंस एंड सो ऑन। तो इनको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी क्योंकि हम ओवरव्यू फाइनेंशियल मार्केट का पढ़ रहे हैं तो इतना बस जान लीजिए कि शॉर्ट टर्म फंड का डिमांड और सप्लाई। डिमांड हम कहते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट हुआ, हमने मांगा, और सप्लाई का मतलब कि हाँ हमें वो फुलफिल हो रहा है, वो मिल रहा है। अब तीसरा हम देखेंगे डेट मार्केट, इसके अंदर में आता है, यानी कि हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट का सेगमेंट, और सेगमेंट के अंदर में तीसरा पॉइंट है कि डेट मार्केट, यानी कि डेट जो होता है, कर्ज जो लॉन्ग टर्म पे होता है, ठीक है, वो भी इसका हिस्सा है। तो कैसे हिस्सा है, इसमें मेनली कवर होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती है तो वो डेट मार्केट के अंदर में आएगा, या कॉरपोरेट बॉन्ड अगर इशू करते हैं तो वो डेट मार्केट में आएगा। तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें कि क्या होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है, जब गवर्नमेंट को अपने कई सारे प्रोजेक्ट्स पे, मान लेते हैं रेलवे पे, रोड पे, पावर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, कोई सोसाइटी बनानी है, कोई ब्रिज बनाना है, कोई रोड अच्छा करना है, या किसी शहर को शहर से जोड़ना है, गैस पाइपलाइन बिछानी है, गैस कनेक्शन बांटना है, तो उनके लिए क्या होता है कि उनको अगर पैसा चाहिए होता है तो वो पब्लिक के सामने, इन्वेस्टर के सामने बोलते हैं कि हमें पैसा चाहिए। गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए होता है, तो गवर्नमेंट कहते हैं कि हमें पैसा चाहिए, आप हमें पैसा दो, हम आपको इतने परसेंट रिटर्न पे पैसा वापस करेंगे। तो एग्जांपल के तौर पे अगर 100 रुपये वो लेती है हमसे, किसी से भी, तो वो कहती है कि हम 7% पे वापस करेंगे, तो 107 रुपये। अगर 10% कहेगी तो 110 रुपये हमें वापस मिलेगा। तो होता क्या है, इन सबको गारंटी के तौर पे वो एक पेपर देती है। पेपर में लिखा होता है कि हमने इनसे एक्स वाई जी से इतने पैसे लिए, गवर्नमेंट लिखती है उसमें, और वो बोलते हैं कि हाँ हम इतने टाइम में इसको लौटाएंगे, जब वो मैच्योर हो जाएगा। मैच्योरिटी 1 साल, 2 साल, 10 साल जब भी हो सकती है। तो इसी पेपर को हम सिक्योरिटी बोलते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आ गया, क्योंकि लंबे टाइम के लिए दिया जाता है, इसलिए डेट मार्केट कहते हैं। अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई। दूसरा आप देख सकते हैं कि कॉरपोरेट बॉन्ड इसमें होता है, कि बॉन्ड भी लंबे लंबे टाइम के लिए इशू किया जाता है। जब कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को, प्राइवेट कंपनियों को, उनको कॉरपोरेट हम बोलते हैं, कि उनका एक कॉरपोरेशन है, अगर उन्हें पैसा चाहिए होता है तो वो क्या करते हैं कि सेम सिक्योरिटी इशू करते हैं, उसी सिक्योरिटी को, उसी पेपर को हम बॉन्ड बोलते हैं। तो अगर किसी को बॉन्ड नहीं समझ में आ रहा तो ये सिंपल तरीका है समझने का, कि सेम जैसे गवर्नमेंट इशू की, वैसा ही अगर कोई कंपनी करती है इशू पब्लिक से पैसा लेने के लिए, तो हम उसको कॉरपोरेट बॉन्ड बोलेंगे। तो ये डेट मार्केट के अंदर में आता है। चौथा हम देखेंगे एफएक्स, फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज कैसे हिस्सा है ये फाइनेंशियल मार्केट का। तो एफएक्स में, क्योंकि हर चीज़ मनी में हो रहा है चेंज, हमें कोई बिजनेस करना है, हम फॉरेन में जाते हैं, टूर ट्रैवल कुछ भी करना है, कोई चीज़ खरीदनी है, तो हम जिस कंट्री में जाएंगे उसी पैसे को हमें देना पड़ेगा। हम ये नहीं कि आईएनआर, इंडियन रुपीज़ लेके चले गए दुबई और बोलते हैं कि भाई हमें ये दे दो, वो दे दो, तो वो नहीं देंगे जब तक कि आप एक्सचेंज नहीं कराते हो। यूएस में गए और कह रहे हैं कि हमें ये दे दो, तो हमारे आईएनआर से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कंट्री की करेंसी होती है वो उसी को पहचानते हैं लोग, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या करता है कि पैसे को, करेंसी को चेंज करता है। हम आईएनआर ले गए अमेरिका में, तो उन्होंने क्या किया कि उसे यूएसडी से कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सेम हम दुबई में ले गए तो वहाँ दिरहम से कन्वर्ट कर दिया, हम फ्रांस में ले गए तो स्विस फ्रैंक से उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। तो ये कन्वर्ट करने का काम है एफएक्स मार्केट का। तो ये मार्केट हो गया। अब आता है कि डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट क्या है।
तो डेरिवेटिव्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट सिंपल से टर्म में समझने के लिए हम बस समझेंगे कि एक कॉन्ट्रैक्ट है ये। मतलब ये इस तरह का प्रोडक्ट है जिसे हम एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट समझेंगे, जिसमें एक पार्टी दूसरे पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट में आता है। बायर सेलर आपस में मिलता है, दोनों प्राइस अग्री आज करता है कि हम फ्यूचर में कोई चीज़ खरीदेंगे और पैसा उस टाइम डिलीवर करेंगे। ठीक है, तो वो समझेंगे एग्जाम्पल के तौर पे कि आखिर ये होता क्यों है। तो मार्केट बहुत वास्ट हो चुका है, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट चाहिए जो रिस्क मिटिगेट करे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं प्याज बेचता हूँ और मुझे लगता है कि मेरे पास आने वाले 2 महीने में वो प्याज सस्ता हो जाएगा, ठीक है, तो मुझे क्या सस्ते दामों पे बेचना पड़ेगा। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि कोई पार्टी मुझे मिले जो उस टाइम भी 2 महीने पे भी मुझे आज वाला ही प्राइस दे। ठीक है, तो मेरा ये व्यू है। दूसरा, अगला जो खरीदने वाला पार्टी है वो सोच रहा है कि 2 महीने बाद प्याज महंगा हो जाएगा, तो मुझे ऐसा कोई पार्टी मिल जाए जो आज अग्री कर ले कि भैया आज का जो प्राइस है उसी प्राइस पे मैं खरीदूंगा। तो दोनों अपने व्यू पॉइंट से कि हाँ, एक सोच रहा है कि सस्ता हो जाएगा, एक महंगा सोच हो जाएगा, दोनों कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। उससे फायदा क्या होता है कि कल को अगर मान लेते हैं कि प्याज का दाम सस्ता हो जाता है, तो हमें 20 रुपए में ना बेच करके हम 30 रुपए में ही उसको देंगे, तो ये 10 रुपए का जो है मेरे को फायदा होएगा। ठीक है, तो सेम वाइज बायर को फर्क पड़ता है। हम इसका डिटेल में बाद में पढ़ेंगे क्योंकि अभी ओवरव्यू का क्लास है। तो बेसिक बस ये समझेंगे कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें बायर और सेलर कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, अग्रीमेंट बनाते हैं फ्यूचर में कोई चीज़ खरीदने के लिए, और प्राइस आज ही अग्री हो जाता है जिसपे हमें खरीदना और बेचना पड़ता है। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है सेगमेंट का वो है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट आप समझ सकते हैं, कैपिटल मतलब पूंजी। तो मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म इक्विटी एंड डेट, अगर जब वैसा मार्केट जहाँ पे लॉन्ग टर्म लंबे समय के लिए इक्विटी, शेयर्स बोलते हैं उसको, इक्विटी को हम शेयर्स भी बोलते हैं, और जहाँ पे इक्विटी और डेट 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 किसी तरह का भी हो सकता है, लोन हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, जहाँ पे इक्विटी और डेट जो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा और बेचा जाता है, लंबे समय के, लॉन्ग टर्म हम जनरली बोलते हैं 1 साल से ज़्यादा को हम बोल सकते हैं कि जहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा और बेचा जाता है, तो वैसे मार्केट को हम कैपिटल मार्केट बोलते हैं। कैपिटल मार्केट का हम अलग से आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही समझते हैं कि जहाँ पे इक्विटी और डेट को लंबे समय के लिए खरीदा और बेचा जा सकता है। हाँ, एक बार ये समझा देता हूँ कि इक्विटी क्या होता है। इक्विटी इक्विटी मतलब हिस्सेदारी कहते हैं, या उसको हम शेयर भी बोलते हैं। जैसे नहीं बोलते कि शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट, तो आखिर है क्या चीज़, क्या ये है। तो इसको बेसिक समझने के लिए जैसे हम समझेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, फेसबुक समझ लेंगे। फेसबुक है, फेसबुक की भी कोई वैल्यू होगी, ठीक है, फेसबुक की कोई वैल्यू होगी। फेसबुक को मान लेते हैं कि 100 रुपये उसका वैल्यू है। अगर हम फेसबुक फेसबुक का ओनर अगर बेचना चाहे तो 100 रुपये मिल रहा है एग्जाम्पल के तौर पे। तो ठीक है, अगर फेसबुक को हम यूनिट में बांट दें कि 100 यूनिट में बांट देते हैं, तो एक यूनिट का जो वैल्यू होता है 1 रुपये है। यानी कि अगर उसमें 100 आदमी ने उसको खरीद रखा है, तो 100 का हिस्सा क्या हुआ, सबको 1-1 रुपये मिलेगा। ठीक है, तो यही हिस्सेदारी को हम शेयर बोलते हैं कि अगर कोई शेयर ट्रेड होता है, हम इन्वेस्ट करते हैं, या मान लेते हैं कि हमने फेसबुक का शेयर खरीदा, तो हमने उतना हिस्सा को खरीदा। ठीक है, अगर 2 रुपये का हिस्सा खरीदा तो यानी 2 रुपये का हिस्सा का हम मालिक हैं। आप कोई भी कंपनी का आप शेयर खरीदते हैं तो आप मालिक बनते हैं, यानी इक्विटी होता है कि आप अगर लॉस होगा तो लॉस सही है, कंपनी अगर लॉस सहती है तो आपको लॉस सहना पड़ेगा, आपका वैल्यू गिरेगा, और अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट, यानी यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग होता है, ना कि कोई रिटर्न फिक्स होता है इसमें। ठीक है, डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए इतना ही समझना है। अब आ गया इंश्योरेंस मार्केट। तो इंश्योरेंस मार्केट हम देखेंगे कि क्या है। तो इंश्योरेंस नॉर्मली क्या होता है, इंश्योरेंस कोई भी कंटिजेंसीज जो है फ्यूचर में कोई चीज़ दिक्कत होने वाला है आपको, तो उससे बचने के लिए हम इंश्योर कराते हैं अपने आप को कि हाँ भाई, अगर कल मैं मर जाता हूँ, या पैर टूट जाता है, या कूद जाता हूँ, गाड़ी धक्का लग जाता है,
गाड़ी चोरी हो जाती है। तो इन सब से बचने के लिए इंश्योरेंस आया। तो इंश्योरेंस मार्केट बहुत बड़ा है, ये भी फाइनेंशियल मार्केट का हिस्सा है, सेगमेंट का पार्ट है। तो इसमें मेजर जो होता है लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस होता है। मतलब इंसान कोई अपने लाइफ का करवाता है कि हम मर जाएंगे तो क्या होगा, हमें हमारी वाइफ को, बच्चों को, माँ को, बाप को वो पैसे दिए जाएंगे, तो वो लाइफ इंश्योरेंस हुआ। नॉन लाइफ इंश्योरेंस जैसे हम कार का करवाते हैं, बाइक का करवाते हैं, घर का गोडाउन का करवाते हैं, तो ये सब नॉन लाइफ इंश्योरेंस होता है। तो इसको कंट्रोल कौन करता है, तो आईआरडीए कंट्रोल करता है। ये याद रखना, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाँ भाई, बैंकों को कौन कंट्रोल करता है, इंश्योरेंस मार्केट को कौन कौन कंट्रोल करता है, तो ये है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये सब गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसके लिए रूल और रेगुलेशन बनाता है। कल को मान लेते हैं कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई और कोई पैसा हमें नहीं दे रहा है इंश्योरेंस कंपनी वाली, तो हम आईआरडीए को मेल लिख सकते हैं, उन्हें कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा फ्रॉड किया, तो आपको कंपनसेट किया जाएगा, आपको पैसा दिलाया जाएगा। ठीक है। तो अर्ली डेज में पहले क्या था, सिर्फ एलआईसी थी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एंड जीआईसी मतलब जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो ये दोनों गवर्नमेंट बॉडी थी पहले सिर्फ, कि ये दोनों ही इंश्योरेंस मार्केट को कंट्रोल करती थी, मतलब इंश्योरेंस बेचती थी, देती थी और सबका करती थी। बट अब क्या हुआ, लिबरलाइज हो गई इकोनॉमी, अब सबको अपॉर्चुनिटी दी जा रहा है। अगर आप अच्छे हैं तो आप आइए, एंट्री कीजिए और आप भी इसमें आइए। जैसे रेलवे में भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है कि वंदे भारत वगैरह, ये सब गवर्नमेंट की नहीं रही है, ये प्राइवेट ट्रेन्स लाए जा रहे हैं। तो रोड बनाने के लिए प्राइवेट कंपनियों को बुलाया जा रहा है। तो सेम इंश्योरेंस मार्केट में भी ये जो अच्छा गारंटी देगा, जो अच्छा सर्विस देगा, अच्छे का सेंस मतलब सर्विस देना, कि हाँ भाई, कस्टमर का आप कॉल पिक कर रहे हो, उनका क्वेरी को रिजॉल्व कर रहे हो, तो ये अच्छे सर्विस होते हैं। गवर्नमेंट में जनरली आप देखते हैं कि गवर्नमेंट भी अच्छी होती है लेकिन थोड़ा स्लो होता है उनका प्रोसीजर। तो इस इन सबको ख़त्म करने के लिए मोनोपोली, कि एक आदमी का होता है तो मोनोपोली उसको कहते हैं, कि ठीक है करेंगे नहीं करेंगे ऐसा। बट प्राइवेट प्लेयर्स को, मतलब प्राइवेट कंपनियों को अंदर ला के ऐसा किया कि अब इसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी आ गए हैं। आप देखेंगे कि आप एचडीएफसी भी कर रहा है, आईसीआईसीआई भी कर रहा है, मेट लाइफ भी कर रहा है, बाहर की बहुत सारी कंपनी भी अब इंश्योरेंस कर रही है। तो ये गवर्नमेंट ने इसको प्रमोट किया, अलाउ किया, तो ये आ गया इंश्योरेंस मार्केट। अब हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो म्यूचुअल फंड मार्केट भी एक इसका सेगमेंट है। तो म्यूचुअल फंड हम सबसे सिंपल चीज़ समझेंगे कि क्या होता है, कि छोटे छोटे लोग हैं, वो उनको पता नहीं है कि भाई इन्वेस्ट कहाँ करना है, कैसे करना है। मतलब ये मार्केट क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट सेवर्स सेवर्स जो पैसा बचाना चाहते हैं उनको इन्वेस्टर बनाता है। ठीक है, या तो फिर सेवर्स का मनी इन्वेस्टर के पास ले जाता है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है। आप अगर सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, 6% 7%, और इन्फ्लेशन का रेट भी उतना ही होता है, यानी कि 1 साल के बाद आपको कुछ नहीं मिला। कैसे? क्योंकि हम अगर वो जैसे मस्टर्ड ऑयल है या कोई राइस है, गेहूं है, उसको हम खरीदने जाते हैं तो 1 साल के बाद वो 7% महंगा मिलता है हमें। तो जो रिटर्न मिला वही हम इन्फ्लेशन की वजह से ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, तो हमें कुछ भी नहीं मिलता, हमारा पैसा जीरो का जीरो वैसे ही रहता है। तो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि हमें 7% से ज़्यादा मिल सकता है। म्यूचुअल फंड में कोई कोई 12 15 20 ऐसे भी देते हैं, या स्टॉक्स कोई कोई शेयर में लगाए हम और डबल ट्रिपल हो गया, तो वो सब एक रिटर्न कहलाता है। ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, वो पैसा लगा नहीं पाते कहीं, उनके पास उतना आइडिया ही नहीं है। तो इस तरह के लिए एक म्यूचुअल फंड बनाया गया, एक एजेंसी आई बीच में, कि हम आपके पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि मेरे पास स्पेशलाइज्ड रिसोर्स है, स्पेशलाइज्ड बंदे हैं, वो बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे हैं, हमने उनको बहुत बेहतर ट्रेनिंग दी है, और हम आपको अच्छा रिटर्न जनरेट करके देंगे, बेटर देन सेविंग स्कीम। तो उसमें क्या करते हैं वो लोग, कि पूल करते हैं, यानी कि छोटे छोटे बंदों से, इंडिविजुअल इन्वेस्टर से पैसा लाते हैं, एक बकेट बनाते हैं, बास्केट बनाते हैं, यानी कि 100 100 रुपए ला रहे हैं और बना दिया 10 करोड़ रुपए। ठीक है, 10 करोड़ का फंड तैयार हो गया। अब क्या करते हैं ये लोग, कि
एक जगह पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं कि बॉन्ड में कर दिया, इक्विटी में कर दिया। क्यों? क्योंकि बोलते नहीं है कि अगर एक अंडे का ट्रे है, अगर वो गिर जाता है तो सारा अंडा टूट जाएगा, ठीक है? तो अंडे को क्या करो कि अलग-अलग जगह पे रख दो। एक को उस बास्केट में, एक को उस बास्केट में। एक अगर गिरा तो बाकी तो सेफ है। तो म्यूचुअल फंड वही करती है कि 10-12 जगह पे इन्वेस्ट करती है। बॉन्ड में भी, शेयर्स में भी, ट्रेजरी बिल्स में भी, गवर्नमेंट की स्कीम में भी। तो उससे क्या होता है कि बैलेंस बना रहता है, बैलेंस रिटर्न आता है। ना ज़्यादा, ना बहुत कम। अगर मान लेते हैं कि कोई शेयर डूबा भी तो दूसरा अच्छा करता है, ये इनका स्कीम होता है। तो पूल बनाते हैं, एक बकेट बनाते हैं, कई जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। ये किसके थ्रू करते हैं? एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ओके, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाती है जो एसेट मैनेज करती है, और हम अपना रिटर्न देखते हैं एनएवी के थ्रू। तो नेट नेट एसेट वैल्यू कहलाता है, तो उसके थ्रू हम अपना रिटर्न देखते हैं। तो ये है मेन। फोर्थ पॉइंट्स को देखेंगे कि फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट क्या है, कि फाइनेंशियल मार्केट किस तरह काम करता है, क्या काम है उसका भाई। तो ये देखेंगे पॉइंट वाइज, ABCD। तो सबसे पहला ए देखते हैं कि प्राइस डिटर्मिनेशन। इसका सबसे पहला काम क्या है कि प्राइस डिटरमाइन करता है। यानी कि टाटा का शेयर मान लेते हैं, IRCTC का शेयर मान लेते हैं, या PNB का शेयर है, SBI का शेयर है। तो वो शेयर प्राइस आखिर होना क्या चाहिए, तो ये फाइनेंशियल मार्केट डिसाइड करता है। मार्केट में क्या होते हैं कि बहुत सारे बायर एंड सेलर आपस में, जैसे ही मार्केट आवर सुबह 9:15 होता है, ओपन होता है, लोग वहाँ पे जाते हैं और कई सारे इंफॉर्मेशन के थ्रू, यानी कि मान लेते हैं कि उनका आज रिजल्ट है, किसी कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, या कोई न्यूज़ आ गई सडन, जैसे अदानी कंपनी के बारे में कुछ न्यूज़ आ गई थी खराब, कि हिंडरबर्ग जो है उन्होंने कुछ गलत रिपोर्ट दे दिया था कि अदानी ग्रुप जो है वो अपना शेयर्स को इन्फ्लेट कर दी है, यानी कि बढ़ा दी है, ठीक है। तो उन इंफॉर्मेशन के थ्रू, जैसे हम नॉर्मल मार्केट में कैसे जाते हैं कि हम बार्गेन करते हैं कि भाई ये कद्दू इतने में दे दो, टमाटर इतने में दे दो, 20 रुपए में, 30 रुपए में। तो ये बार्गेनिंग होती है, यही प्राइस सेटअप हो रहा है, यानी कि प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटरमाइन करवाता है ये फाइनेंशियल मार्केट। किसके थ्रू? डिमांड और सप्लाई के थ्रू। कि अगर हमें ज़रूरत है, मान लेते हैं कि अभी टमाटर की मेरे को ज़रूरत ही नहीं है घर में, तो हम नहीं लेंगे, यानी मेरा डिमांड नहीं है, तो सप्लाई नहीं होगा, ठीक है। डिमांड अगर नहीं है तो प्राइस जो है सस्ता होता है, डिमांड अगर हाई होता है तो प्राइस महंगा होता है। जैसे क्या हो रहा है कि अभी लहसुन है नहीं, लेकिन लोग उससे ज़्यादा खरीदना चाह रहे हैं कि भाई रोज़ प्राइस बढ़ रहा है, 100 से 200, 200 से 80, अब पता चला कि 400 रुपये हो गया है। तो क्यों? जितना हाई डिमांड है, लोग जितना ज़्यादा खरीदना चाहेंगे उतना प्राइस जो बढ़ता है। तो ये डिमांड और सप्लाई के थ्रू प्राइस डिटरमाइन होता है कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट का, बॉन्ड का, इक्विटी का, ये ट्रेजरी बिल्स का, या कुछ भी, जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं उनका। तो एक तो काम हो गया प्राइस डिटर्मिनेशन का। दूसरा, ये फंड मोबिलाइज करवाता है, ठीक है। फंड मोबिलाइज मतलब क्या हो रहा है कि फंड का मूवमेंट, कि वहाँ पे फंड पड़ा है, अब इधर आ गया। कैसे? कि पहले मैं सेविंग अकाउंट में रखता था, फिर मैं सोचा कि अरे इसमें तो रिटर्न कम है, क्यों नहीं मैं वहाँ लगा दूँ, वहाँ लगा दूँ। तो ये फंड मूव करवाता है, इसका एक फंक्शन है। जैसे कि क्या होता है कि कोई पेंशन कंपनी है, पेंशन मैनेज करती है एम्प्लॉइज़ का। एम्प्लॉई के हर महीने पैसे काटती है। मान लेते हैं कि 5% काट रही है। 100 रुपये अगर किसी की सैलरी है तो 5 रुपये वो रख दे रही है पेंशन फंड में। तो पेंशन फंड में रखे 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 ऐसे काम थोड़े ना चलेगा। वो कल को फ्यूचर में वो पैसे का वैल्यू घटता जाएगा पेंशन का। तो उसको बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है वो, कि वो कोई ना कोई मार्केट ढूंढ रहा है। वो चाहे तो म्यूचुअल फंड में लगाएगा, चाहे तो शेयर मार्केट में लगाएगा, चाहे किसी का बॉन्ड परचेज करेगा। तो यही मूवमेंट करवा रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट है, एक प्लेस देता है आपको। तो फंड मोबिलाइजेशन हो गया। लिक्विडिटी है, इसका फंक्शन है कि भाई लिक्विडिटी प्रोवाइड करो। कल को हम इन्वेस्ट करते हैं, मेरा पैसा फंस जाए, मान लेते हैं कि हम कोई शेयर खरीद रहे हैं, हम बेच ही नहीं पा रहे हैं, तो ये बहुत दिक्कत है। हम कहीं पैसा रख दिया FD में, हम तोड़ ही नहीं पा रहे हैं 5 साल तक। तो ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, मतलब क्विक सेलिंग, के मार्केट ओपन है और हम बेचना चाहें तो वो तुरंत बेचता है। तो यानी कि जैसे तुरंत बेचे और पैसा आ जाए, तो इसको हम लिक्विडिटी कहते हैं। कितना लिक्विड है मार्केट, कि हम अभी बेचना चाहें तो बिक रहा है कि नहीं, हम अगर 10 दिन के बाद बेचना चाहेंगे तो बिक रहा है कि नहीं। तो यही लिक्विडिटी होती है।
रिस्क शेयरिंग होता है इसमें। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट में रिस्क शेयरिंग नहीं होता है कि हाँ भाई, हम इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है, और वहाँ पे सिर्फ लॉस एक आदमी का हो रहा है या सिर्फ लॉस एक प्रॉफिट एक आदमी का हो रहा है। बट यहाँ पे ऐसा सा प्रोडक्ट ये देते हैं कि उसमें रिस्क शेयर होता है। अगर हम जैसे कोई कंपनी रन कर रहे हैं, हम मान लेते हैं कि एक्स वाई जी की कंपनी रन कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि भाई हम तो कमा ही रहे हैं बट लोग भी मेरे थ्रू कमाएं, तो हम ओपन हो जाते हैं, ओपन टू ऑल, कि भाई आप पैसा इन्वेस्ट करो, मेरी कंपनी बड़ी होएगी तो हम आपको रिटर्न देंगे, और अगर लॉस होएगी तो आपको भी रिटर्न मतलब लॉस सहना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिस्क शेयर होता है कि हाँ, तुम्हारे और हमारे बीच में इजी एक्सेस है। यहाँ पे ये आराम से बायर और सेलर को ले आ रहा है, यानी कि हर तरह से ये ओपन है। भाई पैसा है, बस आ जाओ यहाँ पे, जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है आप खरीद सकते हो। तो बायर और सेलर को बहुत आराम से ये टुगेदर मतलब एक साथ ला रहा है, ठीक है। रिडक्शन इन ट्रांजैक्शनल कॉस्ट, तो ट्रांजैक्शनल कॉस्ट को कम करता है। पहले बहुत दिक्कत होता था, यानी कुछ भी इंस्ट्रूमेंट खरीदने में, एफडी करवाने में, बॉन्ड खरीदने में, मतलब ब्रोकरेज चार्ज ही बहुत लग जाता था। बट अब ये है क्या कि इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी ला रहा है ये, कि अब है एक क्लिक में खरीद लीजिए, 10 पैसे में एक्स्ट्रा दे के खरीद लीजिए। तो ये है कि ट्रांजैक्शन का जो कॉस्ट होता है ना, उसको कम कर रहा है, इंटरमीडियरीज हटा रहा है, ठीक है। पहले की एक चेन के थ्रू, पहले वो खरीदा तो एक लंबी चेन बन जाती थी। अब ये मिडिल मैन जो है वो ख़त्म कर रहा है, तो ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम कर रहा है। कैपिटल फॉर्मेशन होता है, जैसे कि मैंने बताया कि हम फंड साइड में रखे हुए हैं पैसा, और वो वहीं का वहीं पड़ा हुआ। बट अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है, लगता है किसी को कि हाँ अरे, इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो ये फ़ायदा होएगा, इसमें पैसा लगाएंगे तो ये फ़ायदा होएगा, तो वो पड़ा हुआ फंड आता है। तो यही कैपिटल फॉर्म होता है यहाँ पे, यानी कि अब इकोनॉमी में पैसा है, अब उससे कोई कुछ कर सकता है, इन्वेस्टर कुछ कर सकता है, कंपनी कुछ कर सकती है, प्रोग्रेस कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे कि एक छोटी कंपनी है, ठीक है, और वो उसका ब्रांच अभी सिर्फ दिल्ली में है, मुंबई में है, चेन्नई में है, कोलकाता में, 4 जगह ही है, ठीक है, क्योंकि उसके पास मान लेते हैं कि 1 करोड़ रुपए ही है, तो उतने में उतना ही मैनेज करेगा। बट वो अगर विजन वो लंबा सोचता है कि हमें 50 कंपनी खोलना है या 100 कंपनी खोलना है और पैसे चाहिए, तो इसलिए वो क्या करता है कि इन्वेस्टर्स को, नॉर्मल पब्लिक को बोलता है कि आप पैसे लगाओ और हम बड़े होएंगे, और जैसे ही हम बड़े होएंगे, अच्छा कमाएंगे, तो हम आपको भी देंगे। तो वो पैसा ला के कई जगह ब्रांच खोल सकता है इससे, मतलब कि एक छोटी कंपनी कैसे ग्रो हो रही है इकोनॉमी में, तो हम दूसरे के पैसे से लोन लेके भी हम कंपनियां बड़ी कर सकते हैं, और इसी तरह लोग कर रहे हैं, ठीक है, कंपनीज ऐसी कर रही है, तो ये कर सकते हैं। तो ये कैपिटल फॉर्मेशन होता है। लास्ट हम पढ़ेंगे प्राइस डिस्कवरी के बारे में, कि इसका फंक्शन क्या है, कि प्राइस डिस्कवर करता है। जैसे यहाँ पे हम लोग प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़े, वही सेम चीज़ है, बट थोड़ा डिटेल में दे रखा है, मतलब ये ऑप्शनल है। आप अगर इतना भी जानते हैं तो काफ़ी है, बट थोड़ा हम देख लेंगे कि डिमांड सप्लाई से तो हम बता चुके हैं कि कैसे हो रहा है। एटीट्यूड टू रिस्क है कि इन्वेस्टर का एटीट्यूड है वैसा कि वो थोड़ा रिस्क ले रहे हैं, मतलब कि सेविंग से उठा के वो बॉन्ड खरीद रहे हैं, इक्विटी खरीद रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो खरीदने आते हैं, उनका डिमांड और सप्लाई का जो वॉल्यूम है वो बढ़ता है, तो जिससे वो प्राइस डिस्कवरी होती है। अगर मार्केट स्टेबल रहे, मतलब कि कोई ना खरीद रहा है ना बेच रहा है, तो प्राइस कैसे डिस्कवर होगा, सेम टू सेम प्राइस रह जाएगा। नया प्राइस डिस्कवर करने को ही हम प्राइस डिस्कवरी करते हैं, कि पीएनबी का शेयर आखिर आज होना क्या चाहिए, कितने रुपए का होना चाहिए, ठीक है। तो रिस्क जहाँ इन्वेस्टर के अंदर में वो एटीट्यूड रहेगा, एटीट्यूड मतलब कि अपना वो तौर तरीका रिस्क लेने का, तो उससे होएगा। वॉलेटिलिटी से डिसाइड होता है, मार्केट में मूवमेंट है, वॉलेटिलिटी मतलब मूवमेंट, ये उतार चढ़ाव बहुत है। क्यों होता है? डिमांड सप्लाई के बारे में, कोई 100 क्वांटिटी बेचना चाहता है, कोई 100 खरीदना चाहता है, कोई उस कंपनी का शेयर खरीदना चाहता है, कोई उस कंपनी का खरीदना है, तो ये खरीदने बेचने की वजह से क्या होता है कि वॉलेटिलिटी क्रिएट होती है। वॉलेटिलिटी क्रिएट होगा तो जैसे 100 रुपये बढ़ा, 90 रुपये घटा, तो ये इनको जब एवरेज निकालेंगे तो एक प्राइस आता है सामने। तो वॉलेटिलिटी के कारण भी इंस्ट्रूमेंट का प्राइस डिसाइड होता है। अवेलेबल इंफॉर्मेशन के कारण भी होता है प्राइस डिसाइड।
कि हाँ भाई इन्फॉर्मेशन है, तभी तो हम जानेंगे कि हाँ कल को इसका शेयर इतने में बिका। गवर्नमेंट जो बॉन्ड ला रही है उसका क्या प्राइस था पिछले बार में, अभी क्या ला रही है। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन रहना बहुत ज़रूरी है। इंफॉर्मेशन से भी प्राइस डिटरमाइन होता है। जैसे हम कैसे एक नॉर्मल मार्केट में कुछ खरीदने जाते हैं कि एक बल्ब ही सिंपल सा हमें बल्ब लेना है, ठीक है। हम थोड़े बड़े बल्ब की बात करेंगे कि 30 वाट और 40 वाट का, तो हम 3-4 लोगों से पूछते हैं कि हाँ भाई तुमने जो बल्ब लिया था वो कितने का है। तो वो इन्फॉर्मेशन की वजह से एक माइंडसेट बन गया मेरे में कि हाँ भाई ये बल्ब का इतना कीमत है। हम बाजार जाते हैं तो हम कोट करते हैं उसको कि वो बोल दिया 500 रुपये, बट हमने बोला कि नहीं 400 रुपये। तो 400 रुपये वो मान गया, क्यों? क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन था और हमने वो यूज़ किया। तो एक सही प्राइस वहाँ पे डिटरमाइन हुआ। तो इन्फॉर्मेशन का रहना बहुत ज़रूरी है। मार्केट मैकेनिज्म से, मार्केट मतलब किस तरह वर्क करता है। तो मार्केट का वर्क करने का बहुत अलग अलग तरीका होता है। तो उस वजह से भी प्राइस की डिस्कवरी होती है। तो इससे हम फाइनेंशियल मार्केट का ओवरव्यू ख़त्म कर चुके हैं पूरा। यानी कि एक यूनिट ख़त्म कर चुके हैं। 17 यूनिट है, तो हम ये अगर कंप्लीट कर लेंगे तो हम सेक्शन डी कंप्लीट कर चुके होंगे, यानी 1/4 25%। तो ऐसे ही कंटिन्यू क्लास करते रहेंगे तो सारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा।